सिम्बाद के अद्भुत सफर अगला दूसरा भाग। मुझे पता था अगर कुछ न किया तो अगला नंबर मेरा होगा। मैं रात भर जागा रहा, भागने का रास्ता सोचता रहा। सौभाग्य से वे सभी को एक साथ नहीं मारते थे, कुछ को कई दिन जिंदा रखते ताकि ताजा मांस मिले। अगले दिन जब कुछ लोग शिकार पर गए तो मैं और कुछ बाकी बचे कैदी रस्सियां खोलकर चुपचाप जंगल की ओर भाग निकले। हम पेड़ों की छाया में इतनी तेजी से दौड़े मानो जंगली बिल्लियां हों। सोने की नदी कई दिन बाद हम एक बड़ी घाटी में पहुंचे जिसके बीच एक चौड़ी नदी बह रही थी। लेकिन आश्चर्य की बात, किनारे पर पानी नहीं बल्कि सोने के छोटे छोटे दाने बिखरे थे जो धूप में मोतियों की तरह चमक रहे थे। मेरे एक साथी ने कहा, सिंदबाद, अगर हम यहाँ से जिंदा निकले तो हर कोई सोने का राजा होगा। हमने थैलियों में तब तक सोना भरा जब तक वजन उठाना मुश्किल न हो गया। विशाल पक्षियों की मदद समस्या ये थी कि घाटी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। चारों ओर ऊंचे खड़ी पहाड़ियां थीं। तभी मैंने ऊपर विशाल पक्षियों को उड़ते देखा जो यहाँ शिकार करते थे। मुझे अपने दूसरे सफर का अनुभव याद आया, पक्षियों से बाहर निकलने का। हमने मांस का एक टुकड़ा सोने में लपेटकर अपने साथ बांधा। एक पक्षी नीचे आया, हमें पंजों से पकड़कर उड़ गया और घाटी के बाहर पत्थरीले मैदान में छोड़ दिया। वापसी वहां से हम तट की ओर चले जब तक कि एक व्यापारी जहाज न मिल गया। मैंने अपने सोने का सामान सुरक्षित रखा और लंबे सफर के बाद बसराह लौट आया। जब दोस्तों को सोने की नदी और नरभक्षियों के टापू की कहानी सुनाई तो वे हैरान होकर हंसने लगे। चौथा सफर, समुद्र का विशाल अजगर और सोने की बारिश वाला टापू। नया रोमांच। बसराह में कुछ महीने आराम करने के बाद मेरा दिल फिर से समुद्र की ओर खींचने लगा। इस बार मैंने तय किया कि व्यापार के साथ साथ दूर के टापुओं की खोज भी करूंगा जिनके बारे में पुराने नाविक बताते थे। मैंने कीमती कपड़े, संगमरमर और इत्र से अपनी पूंजी भरी और एक बड़े जहाज में सवार हो गया। विशाल समुद्री सांप का साया। एक दिन धूप में जहाज शांति से चल रहा था, तभी पानी के नीचे एक अजीब सा साया दिखा। पहले लगा कोई लंबा अंधेरा टापू है, लेकिन पास आने पर समझ में आया ये एक विशाल समुद्री सांप है जिसकी लंबाई जहाज से कई गुना ज्यादा थी। कप्तान घबरा कर बोला, ये समुद्र का अजगर है, अगर हम यहाँ रुके तो ये हमें खा जाएगा। हमने जल्दी से पाल खोले, लेकिन सांप सतह पर आ गया। उसकी लाल लाल आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं और मुंह इतना बड़ा कि पूरी जहाज निगल सके। अजगर से बचना सांप हमारे पीछे तेजी से आ रहा था। पानी की ऊंची लहरें उठ रही थीं। कप्तान ने आदेश दिया कि जहाज का ताजा मांस वाला बड़ा माल पानी में फेंक दो। हमने तुरंत वो लदान समुद्र में गिरा दिया। अजगर ने उसे निगल लिया और इसी मौके का फायदा उठाकर हम उसकी पकड़ से निकल गए। सोने की बारिश वाला टापू। कुछ दिन बाद हम एक अजीब टापू पहुंचे जहां मौसम गर्म और नम था और सबसे हैरानी की बात, वहां बारिश पानी की नहीं बल्कि सोने के छोटे छोटे दानों की होती थी। कप्तान ने कहा, यह बहुत दुर्लभ टापू है। यहाँ के फूलों के साथ ये सोने के कण हवा में मिल जाते हैं और बरसात के मौसम में आसमान से गिरते हैं। हमने जितना हो सका सोना इकट्ठा किया, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुके क्योंकि टापू के घने जंगलों में जहरीले सांपों का खतरा था। रात को उनकी डरावनी आवाजें दूर से सुनाई देती थीं और बंदरगाहों से गुजरते हुए आखिरकार हम बसराह पहुंचे। मैंने अपने सोने के सिक्के और बाकी सामान बहुत ऊंचे दाम पर बेचे। इस बार मैंने काफी कमाई की, लेकिन मन में मुझे पता था कि समुंदर फिर मुझे पुकारेगा। पांचवां सफर, रुख पक्षी का अंडा और तूफान की गुस्सैल रात। नए सफर का शौक। चौथे सफर के बाद मैंने कसम खाई थी कि अब समुंदर के खतरों से दूर रहूंगा, लेकिन दिल था कि लहरों की आवाज को नजरअंदाज ही नहीं कर पा रहा था। इस बार मैं एक पुराने और अनुभवी व्यापारी के जहाज में शामिल हुआ जिसे दूर दराज के टापुओं का रास्ता अच्छे से पता था। हम बसराह से रवाना हुए, कई बंदरगाहों पर रुके और फिर ऐसी अजनबी समुद्री जगह पहुंचे जहां का पानी और आसमान दोनों ही मेरे लिए नए थे। रुख पक्षी का टापू। एक सुबह सूरज निकलते ही हमने एक हरा भरा टापू देखा जिसकी रेत चमकदार सफेद थी। जैसे ही पास पहुंचे हमने कुछ हैरान करने वाला देखा। टापू के बीच में एक विशाल अंडा पड़ा था, इतना बड़ा कि उसमें एक छोटा कमरा आ सकता था। कप्तान बोला, ये रुख पक्षी का अंडा है। अगर ये विशाल पक्षी आ गया और हमें अंडे के पास देख लिया तो अपने पंखों के एक वार से जहाज तोड़ देगा। लेकिन कुछ लालची साथी अंडे के अंदर के कीमती मांस और चर्बी की खुशबू से खिंच गए। मैंने उन्हें बहुत रोका, लेकिन उन्होंने पत्थरों और डंडों से अंडा तोड़ दिया और अंदर से भरे मांस को निकालना शुरू कर दिया। रुख पक्षी का बदला। हम अभी उस मांस का स्वाद भी नहीं ले पाए थे कि आसमान में एक बड़ा साया मंडराने लगा। रुख पक्षी के पंख इतने विशाल थे कि सूरज की रोशनी
ढक गई। उसने जोरदार चीख के साथ हमारे जहाज पर एक बड़ा पत्थर गिराया, जिससे जहाज का एक हिस्सा टूट गया। हमने जल्दी से पाल खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसका हमला हमें तूफानी पानी में ले गया। तूफान की गुस्सैल रात, तूफान इतना भयंकर था कि हमारा जहाज लहरों के बीच लकड़ी के टुकड़े की तरह उछल रहा था। आधी रात में एक विशाल लहर ने जहाज तोड़ दिया और मैं कुछ साथियों के साथ पानी में बह गया। भगवान की दया से हम एक छोटे टापू के किनारे पहुंच गए और थकान से बेहोश होकर सो गए। हरा भरा टापू और अजीब पौधे। सुबह जब आंख खुली तो टापू बेहद हरा भरा और सुंदर था। पेड़ों की पत्तियां चांदी जैसी चमक रही थीं और कुछ फलों को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एक जगह ऐसे पौधे थे जिनकी डालियों पर रंग बिरंगे रत्न जैसे दाने चमक रहे थे। हम टापू के अंदर जाने लगे, लेकिन जल्दी समझ गए कि यहाँ हर सुंदर चीज सुरक्षित नहीं है। कुछ पेड़ों के फलों में जहरीला तरल था जो तोड़ते ही बाहर निकल आता था। हम मुश्किल से इस खतरे से बचे और टापू के बीच से दूर हो गए। मूंगे का महल किनारे के पास एक गहरी गुफा थी जिसमें पानी के नीचे जाने का रास्ता था। दीवारें मूंगे और सफेद संगमरमर से बनी थीं और जैसे ही सूरज की रोशनी पानी से छनकर आती, पूरा स्थान रंगों की जादुई दुनिया में बदल जाता। गुफा के अंत में एक महल था जो ऐसा लग रहा था जैसे समुंदर के राजा का घर हो। अंदर सोने के बर्तन, संगमरमर की मूर्तियां और अनमोल पत्थर थे, लेकिन हम जानते थे कि यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरनाक है क्योंकि आसपास अजीब समुद्री जीवों की आवाज आ रही थी। वापसी। हमने वहाँ से कुछ कीमती रत्न और सोने के बर्तन लिए, एक छोटी नाव बनाई और कई दिनों के सफर के बाद बसराह लौट आए। इस सफर की कमाई से मेरी दौलत दोगुनी हो गई, लेकिन मुझे पता था यह मेरा आखिरी सफर नहीं होगा। छठा सफर। शीशे का महल और पानी के नीचे का शहर। समुंदर के राजा का न्योता। कई सालों की आरामदायक जिंदगी के बाद मेरा दिल फिर लहरों की ओर खींच गया। इस बार मेरी अपनी नाव नहीं थी, बल्कि एक अमीर व्यापारी के जहाज में सफर किया। महीनों तक अलग अलग बंदरगाहों में कारोबार करते रहे, जब एक दिन गहरे समुंदर के बीच कुछ समुद्री लोग हमारे जहाज पर आए। वे मूंगे के हार और चांदी के मुकुट पहने हुए थे और बोले, हमारे राजा आपसे सिंदबाद मिलना चाहते हैं। हम जानते थे कि उनका न्योता ठुकराना खतरनाक है, इसलिए मैं उनके साथ चल पड़ा। पानी के नीचे का शहर। उन्होंने मुझे एक जादुई कपड़ा दिया जिसे मुंह पर बांधते ही मैं पानी के नीचे वैसे ही सांस ले सकता था जैसे जमीन पर। हम नीली हरी लहरों के नीचे उतरे और जल्द ही मैंने एक ऐसा शहर देखा जो पूरी दुनिया में बेमिसाल था। शहर की दीवारें संगमरमर और मूंगे की बनी थीं, सड़कें कांच जैसी चमकदार थीं और महलों के गुंबद मोतियों की तरह जगमगा रहे थे। यहाँ के लोग इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन लंबे बाल और नीली आंखें उनकी पहचान थीं। शीशे का महल। राजा का महल पूरी तरह पारदर्शी शीशे से बना था, जिसमें अंदर का हर कोना बाहर से नजर आता था। महल के हाल में हजारों दिए जल रहे थे और उनकी रोशनी पानी की लहरों पर नाच रही थी। राजा ने मुझे समुद्री जीवों की कहानियां सुनाई और अपने राज्य की शांति का राज बताया। कई दिन मेहमान नवाजी के बाद उन्होंने मुझे सोने का हार, बड़ा सा मूंगा और मोतियों से भरा एक छोटा सा संदूक तोहफे में दिया। वापसी। समुद्री लोग मुझे वापस हमारे जहाज तक ले आए और बसराह पहुंचने पर मैंने लोगों को पानी के नीचे के शहर की कहानी सुनाई। बहुतों ने यकीन नहीं किया, लेकिन मेरे तोहफे सबूत थे कि वह जगह सचमुच मौजूद है। सातवां सफर। सोने की नदी और आखिरी रोमांच। आराम से फिर सफर की ओर। छठे सफर के बाद मैंने कसम खाई थी कि अब कभी समुंदर में नहीं जाऊंगा, लेकिन तकदीर फिर मेरा इंतजार कर रही थी। बसराह के एक राजा ने अपना दूत भेजा और कहा, मुझे अपने भाई के दरबार में सलाम और तोहफे भेजने के लिए एक भरोसेमंद आदमी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि यह काम तुम करो। मन न होते हुए भी मैं राजा का आदेश ठुकरा न सका और सफर की तैयारी कर ली। सोने की नदी। रास्ते में हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पहाड़ों के बीच एक चौड़ी नदी बह रही थी। इस नदी की रेत और कीचड़ सोने से ढकी हुई थी, लेकिन मुश्किल यह थी कि नदी के दोनों किनारों पर विशाल सांप और हिंसक पक्षी पहरा देते थे। हमने रात के अंधेरे में सोना इकट्ठा करना शुरू किया क्योंकि तभी सांप अपने बिलों में सोते थे। कुछ दिनों में हमने इतना सोना जमा कर लिया कि हमारा जहाज बो से भर गया। पहाड़ों की कैद सोने की नदी से निकलते ही कुछ जंगली लोग हम पर टूट पड़े, जिनके शरीर पर रंग बिरंगे टैटू बने थे। उन्होंने हमें पकड़ लिया और पहाड़ों की एक गुफा में ले गए। वहां हमने जाना कि ये लोग बाहरी लोगों का मांस खाते हैं, लेकिन किस्मत से मैंने उनके सरदार को अपने सोने का एक हिस्सा तोहफे में दिया। उसने हमें छोड़ दिया, लेकिन शर्त रखी कि हमें उनकी जमीन तुरंत छोड़नी होगी। वापसी और आखिरी फैसला। इसके बाद हमने कई मुश्किलें झेली, लेकिन आखिरकार बसराह लौट आए। मैंने राजा को तोहफे सौंपे और बदले में उन्होंने मुझे इतनी दौलत दी कि कई जन्मों के लिए काफी थी। उस दिन के बाद मैंने समुंदर के सफर छोड़ दिए और अपने परिवार व दोस्तों के साथ चैन की जिंदगी बिताई। मुझे एहसास हुआ जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हमारी सलामती और अपना घर है।